ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मजे में है? ठीक। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन स्किल है क्या, ठीक। फिर कम्युनिकेशन स्किल के एग्जाम्पल्स क्या है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। जैसे हमको एग्जाम में थ्योरी बतानी है तो एग्जाम्पल्स आर व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। फिर उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। फिर जो एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद में हम एक और चीज देखेंगे, दैट इज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के बैरियर्स क्या हैं। कम्युनिकेट करना, अपनी बात को रखना और बहस करने में बहुत अंतर होता है। किसी चीज में जब हम बोलते हैं ना डिबेट होती है, एक्सटेम्पोर होता है, तो अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना, अपने जेस्चर, अपने पोस्चर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, ये सब कम्युनिकेशन स्किल की कैटेगरी में आता है। जैसे आप अभी बैठे हुए हो, आपका बेस्ट पोस्चर क्या हो सकता है, आप अपने आप से देखें। व्हाट वुड बी योर बेस्ट पोस्चर। आप जिस तरीके से बैठे हैं, आपका बेस्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, आपका जेस्चर्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसा हाथ रख के बैठोगी, हाँ, मुंडी भारी है क्या, आधा किलो की तो मुंडी है, उसको भी हाथ रख के बैठे हैं। वही मैं बता रहा हूं, ये मैं केवल बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूं। मान के चलो आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते तो कैसे बैठते अभी, हाँ, चेहरे में कोई फर्जी वाली स्माइल भी होती क्या देखो कितनी जोर से हंस रही है लड़की। तो अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, अपने टॉपिक को अच्छे से रखना, ऑडियंस को जो चीज समझ में आए उस तरीके से अपनी बात को रखना, और एक ओवरऑल डिस्कशन का जो पार्ट है इंप्रूवमेंट। तो कभी भी आप यदि चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा, और कई बार कुछ चीजों से बचना भी होता है, ठीक। कोशिश करें, कई बार ऐसा बोला जाता है कि फालतू की चीजों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब कोई बहस करे, फालतू के झगड़े करे, तो उस समय मार्शल आर्ट खेलनी चाहिए। क्या खेलनी चाहिए। मार्शल आर्ट में क्या करता है, जब कोई व्यक्ति हिट करता है तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को बचाता है, ना कि मुंह सामने लाता है। क्या करता है, बचता है। तो उससे क्या होती है, उसकी एनर्जी बची रहती है। उसकी एनर्जी क्या होती है, बची रहती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, डेल कार्नेगी एक उसके राइटर हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि बहस करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि बहस करना ऐसा होता है जैसे सुअर से लड़ना। बहस करना कैसा होता है, जैसे, और सुअर कहाँ रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं। तो आपको सुअर से लड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा। और जब आप सुअर से लड़ने कीचड़ में जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। और आप गंदे हो जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन सुअर को तो मजा ही आता है सुअर को क्या होता है, कीचड़ में कूदने में मजा ही आता है। तो बहस करने की कंपैरिजन जो राइटर थे उन्होंने किससे करी, सुअर से करी। तो बहस करने का मतलब ये नहीं कि अपनी बात को नहीं रखना, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना। और एक स्टूडेंट को यदि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है या आने वाले समय में एक अच्छा प्रेजेंटेटर बनना है, तो यू नीड टू इंप्रूव योर वोकैबुलरीज। आपको अपनी वोकैब्स इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा किसी टॉपिक के बारे में। जैसे मान के चलो हमने एक टॉपिक रखा ब्रेन ड्रेन, यस, या कोई भी टॉपिक रखा, तो आप किसी टॉपिक में कैसे बोल पाएंगे, जब आपके पास में जानकारी होगी किसी चीज के बारे में और आपको उसका प्रस्तुतिकरण आएगा, तभी तो बोल पाओगे ना, नहीं तो कैसे बोल पाओगे। पहली बात तो जब ब्रेन ड्रेन बोला गया तो कई लोगों को टॉपिक ही क्लियर नहीं, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। तो सबसे पहले टॉपिक क्लियर कर, व्हाट इज द ब्रेन ड्रेन। तो टैलेंटेड पीपल का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होना, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। तो क्या ब्रेन ड्रेन सही है या नहीं है। तो कई बार लोग स्टार्टिंग में ही कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। तो ये कंक्लूजन नहीं देना है, क्यों नहीं है, पहले उसके फैक्ट्स रखना है, ठीक। और एट द एंड हमको कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन किस बेस पर आएगा, जो पॉइंट्स होंगे। हर चीज के बेनिफिट होते हैं और डार्क पॉइंट्स भी होते हैं कि नहीं। तो जब एग्जाम में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की, तो आपको किस तरीके से अपनी कॉपी में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में लिखना है। तो कम्युनिकेशन स्किल की कई सारी डेफिनेशन हो सकती है। अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना। ऑल टाइम ये चीज का ध्यान रखें, आप जैसा भी अपनी बॉडी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उस तरीके के व्यक्ति बनते जा रहे हैं। चाहे वो आपका बैठने का तरीका हो, चाहे वो आपके चलने का तरीका हो, चाहे वो आपके बात करने का तरीका हो, इवन आपके हंसने का तरीका हो, इट ऑल बिकम्स योर हैबिट, जितना आप उसको रिपीट एंड रिपीट करेंगे। क्लियर।
तो कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया हुआ है। कम्युनिकेशन किस वर्ड से आया है? लेटिन। लेटिन के कम्युनिकेयर से, ठीक, जिसका मतलब होता है टू शेयर। जिसका मतलब क्या होता है? फिर हमको डेफिनेशन बतानी है कम्युनिकेशन स्किल की। किसकी डेफिनेशन बतानी है? कम्युनिकेशन स्किल। तो स्किल वर्ड जब भी किसी चीज में जुड़ जाता है, इसका मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी। स्किल जब किसी चीज से जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या? एक तरीके की सक्षमता, एक तरीके की एबिलिटी। तो कम्युनिकेशन स्किल इज व्हाट? इट इज द एबिलिटी टू कन्वे योर मैसेज, थॉट, योर आइडियाज। अपने थॉट, आइडियाज और अपने जो विचारधारा है उसको कम्युनिकेट कर देना। इट्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, टू शेयर योर थॉट, फीलिंग्स, इमोशन टू द ऑडियंस। जो आपकी सिलेक्टेड ऑडियंस है उनको अपनी थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग को प्रेजेंट कर देना। इट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन स्किल। क्लियर? अब कम्युनिकेशन स्किल तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन हमने बता दी। अब कम्युनिकेशन स्किल के एग्जांपल्स क्या है? व्हाट विल कम अंडर द कम्युनिकेशन? आप कैसे एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे? तो सबसे पहले हम बात करें तो एक कम्युनिकेशन स्किल में क्या होना चाहिए? एक्टिव लिसनिंग। क्या होना चाहिए? और किसी ने कहा यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो एक अच्छा श्रोता बने। इफ यू वांट टू बी द गुड लिसनर, इफ यू वांट टू बी द गुड स्पीकर, फर्स्ट बी द वेरी गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर बनेंगे तो आप एक अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। यदि आप में सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप एक अच्छे वक्ता कभी नहीं बन पाएंगे। टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, फर्स्ट लिसन। किसी भी चीज को सुने आप। जितना सुनेंगे, फिर चिंतन करेंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे। क्लियर? जो आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको एग्जाम में एक अच्छे परसेंटेज देगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, वाइवा के लिए बैठेंगे, एग्जाम्स देंगे, तो आपको अच्छा फील फैक्टर आएगा। ठीक, मतलब ये एक लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करना होता है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि आप एक लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं। एक टाइम बाउंड आप जब रहते हैं तो आप एक टाइम बाउंडिंग भी सीखते हैं अपने आप में। पर्सनैलिटी की क्लासेस में सिखाया जाता है ब्लॉकिंग द टाइम। टाइम को ब्लॉक करना। क्या? ब्लॉक योर टाइम। ब्लॉक योर टाइम मीन्स आपके डिफरेंट सेगमेंट्स होना चाहिए। उस टाइम में जो आप काम कर रहे हैं आप वो टाइम को जरूर करें। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकिंग द टाइम। जैसे एक्सरसाइज का टाइम है तो डू द एक्सरसाइज, वॉकिंग का टाइम है तो डू द वॉकिंग, स्टडी का टाइम है तो ब्लॉक द टाइम। तब जाके हमको क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। क्लियर? एक लास्ट डे आई वॉज रीडिंग द बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी कि जब आप किसी भी अपने चाहे टीचर को देखें या जिनको हम आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई बहुत अच्छे योद्धा रहे हो जैसे महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, जब हम इनको देखते हैं तो हमें उनके जीवन में एक तरीके का एक अलग एनर्जी दिखाई देती है कि नहीं? कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे गुरु हो, कोई भी हो, लेकिन जब हम उनके अचीवमेंट्स को देखते हैं तो हमें लगता है वाओ दैट्स ग्रेट। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट था, जब मैं हमारे कॉलेज में जब बड़े बड़े एमडी और प्रेसिडेंट्स वगैरह आते थे कंपनीज के, तो जब वो अपनी बात को रखते थे, जिस तरीके का उनका कम्युनिकेशन स्किल होता था, वो प्रेजेंटेशन होता था, तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे हम लोग। यस और नो? जब हम कोई इफेक्टिव चीज देखते हैं तो हम प्रभावित होते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में असर करती है कि यार कैसे। लेकिन वो कहते हैं उसके पीछे की एफर्ट को हम नहीं देखते कई बार, कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना एफर्ट किया है। यस और नो? जब हम किसी बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं हम तो कहते गजब यार क्या बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसके लिए नींव कितनी गहरी करी गई है ये नहीं देखते हम। तो एक किताब में लिखा था आजकल लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन गड्ढा कुत्ते जैसे खोदते हैं। कुत्ता बैठने के लिए गड्ढा कुत्ता भड़ा और बैठ जाता है। यस? यदि इफ यू वांट टू रीच टू द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंपनी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं तो आपको वो कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने प्रेजेंट सिनेरियोज, जो अभी हम प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं और जो हम आउटपुट चाहते हैं, देखें उसमें कितना डिफरेंस है। हम जो चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं उसको अचीव करने में देखें कितनी पॉसिबिलिटी है। केवल चीजों को सोचना बस कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करने से होता तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही दुनिया में चलता। देयर इज अ बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बुक है, रोंडा बर्न उसकी राइटर है। वो इस चीज के बारे में भी बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्ले द बिग रोल। जैसे कई सारे नियम होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आप बिल्डिंग से गिरेंगे, चाहे अच्छे व्यक्ति हो चाहे बुरे व्यक्ति, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। रूल है, ऐसा नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति हो तो लटक जाओगे हवा में।
चाहे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, आप गिर रहे हो, दैट इज द बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहे हो और हाथ पैर टूटेंगे। टूटेंगे मतलब, तो सिमिलर रूल्स लागू होते हैं अदर नियम में, चाहे हमको पता हो चाहे ना पता हो। यस, ये पंखा हवा दे रहा है हमको, काम कर रही है हवा उसके पीछे। अब बोलोगे नहीं यार मुझे तो मैकेनिज्म नहीं पता, मुझे हवा नहीं लगेगी, इस पंखे के काम करने के पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता मुझे, अब तो मुझे हवा नहीं लगेगी, ऐसा है क्या? नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी अपना एक रोल होता है ना। कई लोग बोलते हैं थिंकिंग से क्या होता है, ये होता है। नहीं, थिंकिंग विद पॉजिटिव एफर्ट, यदि पॉजिटिव एफर्ट के साथ में आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो वो आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सिनर्जिस्टिक मतलब +1 इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है जब आप इस तरीके से काम करते हैं, तो एक अच्छा फील भी आता है। यस, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में एक व्यक्ति, मैं वही बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक बार एक लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति ने एक जगह पर, उसको हायर सैलरी का जॉब आया लेकिन उसने जॉब ठुकरा दिया। उससे पूछा गया कि भाई जॉब क्यों नहीं करना चाहते तुम वहां जब हायर सैलरी मिल रही है? तो बोले वो बॉस जो है हंसता ही नहीं है वहां का, उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। कुड यू इमेजिन कि इस तरीके से लोग करते हैं इस दुनिया में कि यार मैं वहां काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो बॉस हंसता ही नहीं है। तो मुस्कुराहट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बनाए रखना है। कम्युनिकेशन स्किल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मुस्कुराहट। कहते हैं जिस व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं रहता, मक्खी भी उस चेहरे में बैठने से इनकार कर देती है। जिसके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं होता है, मक्खी भी उस चेहरे में बैठने से इनकार कर देती है। तो प्लीज स्माइल, है ना? सुबह से उठ के जबरदस्ती हंसे मेरे जैसे। ठीक, कई बार होता है हमको नहीं आती हंसी लेकिन एक्टिंग करे, नहीं आती तो शुरुआत करे हाँ हाँ। ये चेहरे मानो तो बहुत भोले हैं, है ना? ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो तो बम के गोले हैं। दैट इज ओके, लेकिन ये भी एक पार्ट होता है। जैसे जब हम बात करते हैं, जो स्माइल करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं करना कि रोड चलते हैं करते रहो, है? नहीं तो बेचारी ये क्या कैसा हंसते हुए जाए, 2-4 लोग पीछे पड़ जाए, हैं? बोले तुम्हें तो देख के हंस रही थी हमको। वैसे ही भाई यहाँ पे माहौल खतरनाक है। क्यों जेंसी लोग परेशान ही करने लगे लोग। तुम हंस रही थी हमें देख के। लो भैया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया? नॉन वर्बल। गाने बने ही हैं इस दुनिया में, बने कि नहीं? ऐसा कुछ गाना ना, आंखों ने आंखों से क्या कह दिया, पुराना कोई गाना है ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैंने भी अभी याद किया। बहुत पुराना गाना है। तो एक्टिव लिसनिंग, एक अच्छा लिसनर बनना, यह आपको हमेशा कोई व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है और उसको सुनना, ये सामने वाले को एक रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो जब भी क्लास लगे किसी भी टीचर की, तो सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें, ठीक है ना? पैसे तो दे रहे हो सुनने की, सुनो। तो एक्टिव लिसनिंग। फिर एडॉप्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन में? एक तो व्यक्ति को एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग मतलब एक अच्छा श्रोता बने, विद अ वर्ल्ड क्लास लिसनर। वर्ल्ड क्लास लिसनर मतलब नहा लें शब्दों से, वाह सर ने बोला दा, आह दा। यस, इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। एक अच्छा श्रोता बनना, एक अच्छे से चीजों को सुनना, ये एक तरीके की थेरेपी है ना? आपने देखा होगा जो अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, वो जब अच्छी अच्छी चीजों को सुनते हैं, है ना? जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनको जब सुनते हैं तो दे फील गुड, है ना? वाह राधा कैसे न जले, वाह। खैर दूसरे भजन भी होते हैं और अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, जब हम उनको सुनते तो फील फैक्टर आता है ना। तो लिसनिंग का एक बड़ा रोल होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो एक्टिव लिसनिंग। सेकेंड, एडॉप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल। क्या? योर कम्युनिकेशन स्टाइल एज पर योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडॉप्ट करना। तो मैं ऐसा क्यों कम्युनिकेट कर रहा, समझ गए आप लोग? हाँ, आप लोगों के कारण। फिर क्या होना चाहिए? फ्रेंडलीनेस। हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए?
ठीक, क्रूअल हिटलर टाइप का नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती बैठाल दिया सुनो। ठीक, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। फिर हमारे कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। कॉन्फिडेंस का क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूं मैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आपने। नेपोलियन बोनापार्ट एक नॉर्मल सोल्जर की तरह सेना में भर्ती हुए थे। वो इतने छोटे थे कि उनके पैर भी जब वो बैठते थे तो कुर्सी से नीचे जमीन में नहीं टच होते थे, लेकिन उनमें अथाह कॉन्फिडेंस था। एक बार युद्ध करने के लिए वो कहीं पर गए तो चारों तरफ से उनको सैनिकों ने घेर लिया। चारों तरफ से क्या हुआ? उनको सैनिकों ने घेर लिया। उन्होंने अपनी सेना से कहा चलो हमें युद्ध करना है। तो उनके सेना ने कहा कि वो इतने सारे लोग हैं, हम 10 लोग हैं, वहां 100 लोग हैं, हम उनसे युद्ध कैसे करेंगे? बोले जल्दी आओ, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं युद्ध करने। तो नेपोलियन बोनापार्ट बाहर निकल के बोलते हैं 10 सैनिकों को ऐसे बोलते जैसे 1000 सैनिकों, सैनिकों आक्रमण। उनको लगता है जो 100 सैनिक आए थे उनको लगता है इनके पास 1000 सैनिक हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। तो ऐसी कई ऐसे युद्ध, ऐसा नहीं है कि उनमें बस ऐसा बोलते बस थे, वो बहुत अलग तरीके के व्यक्ति थे। ठीक, एक बार समुद्र पार करके लड़ने के लिए गए सैनिकों के साथ में। सैनिकों को डर था कि वो सैनिक ज्यादा है, तो हम उनके पास में एक ऑप्शन था नाव का कि भाग सकते हैं वापस। तो वो लड़ने के लिए गए, जैसे किनारे पर उतरे उन्होंने सारी नाव जला डाली, तोड़ डाली। तो सैनिकों के पास में एक ही ऑप्शन बचा, लड़ना। भागने का ऑप्शन ही नहीं बचा, लड़ो या तो मरो, और वो युद्ध जीत गए। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी एंड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में, कम्युनिकेशन में। फिर गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ये जरूरी होता है कि आप फीडबैक भी दें और आप लोग भी रिसीव, आप लोग कोई बात कहें तो मैं उसको रिसीव भी करूं। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यस ऐसे बोलना है, मुंडी कैसे हिलाना है? ऐसे। यस कैसे बोलना है? ऐसे। तो गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक गिव एंड रिसीव करने की आदत होनी चाहिए। एग्जाम्पल है वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। वॉल्यूम एंड क्लैरिटी, जनरली जब हम कोई बात को बोल रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम प्रॉपर होना चाहिए और ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए। आपने देखा होगा जब दो व्यक्ति लड़ते हैं आपस में तो वो पास पास खड़े रहते हैं, कैसे आराम से बोले तो भाई अच्छे से रहना, तो भी सुनाई दे जाए, लेकिन फिर भी कितनी जोर जोर से बोलते हैं कि उसको तो सुनाई देगा, साथ में 4-5 घरों तक आवाज जाएगी। यस सर नो? ऐसा लगता है कि सामने वाला बहरा है। जब दो लोग लड़ते हैं तो चिल्लाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता पागलपन टाइप की चीजें? चिल्ला के वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि आई एम द बब्बर शेर, लेकिन ऑलरेडी बब्बर शेर भी है तो जानवर ही ना। तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करें आप हमेशा अपने वॉल्यूम एंड क्लैरिटी को बढ़ाएं, और जब कभी गुस्सा आए तो गुस्से को अपने कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में लगाएं। गुस्सा आना नेचुरल है, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि गुस्से को बहुत ज्यादा दबा दें या गुस्सा नहीं करें। गुस्सा एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, बस उसको फोल्ड करने की और मोल्ड करने की आदत होनी चाहिए आपको। गुस्सा जब भी आए, हर किसी को गुस्सा आता है। ठीक, कई सारी मूवी है गुस्से में वो गाना नाचना ये सब करने लगते हैं, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है, ऐसा नहीं। तो आपको जब भी गुस्सा आए तो अच्छा रोमांटिक सा भजन सुनने ले। मतलब गाना सुन ले। अरे ठीक है ना, अब भजन बोलना जरूरी है यार, मैं टीचर हूँ, मैं बोलूंगा। क्यों, भगवान से प्यार नहीं है क्या आप लोगों को? तो रोमांटिक भजन में इतना वो हेजिटेट और शर्माना क्यों है कि नहीं? हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है ना, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे। होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे, मतलब कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है, तो पैसे कमाना जरूरी है। ऐसी कुछ लाइन है ना, याद है कि नहीं? हाँ, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे। तो ध्यान रखें, पैसा कमाना जरूरी है। हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में कहा है। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। हनुमान जी के लिए लाइन कही जाती है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान भी थे, गुणी भी थे, अति चतुर भी थे। हम गाते हैं हनुमान चालीसा, ना हम विद्यावान बनते हैं, ना गुणी बनते हैं, ना अति चतुर बनते हैं, हम बनते हैं बेचारे। हम क्या बनते हैं? बेचारे।
उनकी क्वालिटीज़ को हम एडॉप्ट करें। जनरली उन सब चीज़ों को गाने का मतलब यही होता है कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, ये सब जो भजन बने और ये चीज़ें बनी हैं, ये इसलिए बनी है कि जो उनके गुड कैरेक्टर थे या जो पुराने लोगों ने उनके कैरेक्टर्स को लाए हैं सामने, उन कैरेक्टर्स को हम एडॉप्ट करें। क्या करें? एडॉप्ट करें। कृष्ण जी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल किया था ना 99 बार। शिशुपाल जब उनको गाली दे रहे थे तो हंस रहे थे हंस रहे थे, ठीक है ना। 99 बार माफ कर दिया, 100वीं बार में गर्दन ही अलग कर दी तो कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं हम, है ना। हम कहते चलो आपको कोई चिल्ला रहा है 9 बार आप माफ करो, 10वीं बार में आप फिर मुक्का मारो, गर्दन काटोगे तो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है हमको, है ना। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे, जैसे देखो हमने इतनी चीजें सीखी कम्युनिकेशन के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया, जिसका मतलब, और कम्युनिकेशन स्किल क्या है? एबिलिटी टू शेयर योर थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू द ऑडियंस। फिर उसके बाद में डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये थ्योरी के पॉइंट ऐड होते हैं हमको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और भी कई चीज हो सकती है, आप जो आपको अच्छी चीजें याद है वो कम्युनिकेशन स्किल की थ्योरी बन जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स, कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स क्या हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका दो तरीके का, इंपॉर्टेंटली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है आपका? एक वर्बल एंड एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो आप ओरली बोलते हैं, जो क्या करते हैं आप ओरली बोलते हैं, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको क्या बताना है? कम्युनिकेशन स्किल दैट इंक्लूड द ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल आप बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, तो इट इज द ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम ओरल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कि आपका बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडेड होती है, और ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बल, और वर्बल में भी देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन स्किल में 8% रोल आपके वर्ड्स का होता है। किसका होता है? वर्ड्स का। और 42% आप उन वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका होता है। ये पॉइंट भी आप बता सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में वर्ड्स की हम बात करें, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसका रोल 8% है, और ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और जो हम बात करें इन वर्ड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज का हमारा रोल होता है 50%। बॉडी लैंग्वेज का रोल क्या होता है? 50% रोल होता है। तो आप अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी बात को आपने कैसे रखा। एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था, दैट वाज द बिजनेस रिलेटेड स्टोरी थी। तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस व्यक्ति एक मॉल में जाते हैं और वो एक कोट खरीदते हैं। तो वो जब कोट खरीदते हैं और घर जाकर देखते हैं तो वो कोट की सिलाई उखड़ी हुई रहती है। तो वो वापस जाते हैं, वो बोलते हैं ये कोट गड़बड़ है, आप इसको चेंज कर दें। तो वहाँ पर जो वर्कर रहता है दुकान में, तो वो क्या करता है, वो भगा देता है, बोले आप पढ़े लिखे हैं, देखिए क्या लिखा है, पॉलिसी क्या है, हमने एक बार जो सामान बेच दिया तो हम उसको नहीं बदलते हैं। तो वहाँ पर उनने तुरंत ये डिसाइड कर लिया, आज के बाद कभी इस मॉल में नहीं आऊँगा। वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि आज के बाद यहाँ से मैं कपड़े लेने नहीं आऊँगा। बिजनेस में ये बोला जाता है कि आज जो आपका 2 रुपए का कस्टमर है, कल वो आपका 2 लाख का हो सकता है, ठीक। इतने में वहाँ से एक मैनेजर गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है। तो उन्होंने उनको बोला कि व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम डू यू हैव। तो उन्होंने बताया कि लास्ट डे आई केम हियर एंड आई टुक द कोट, लेकिन उसमें ये गड़बड़ी है। तो मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने बहुत रूडली बात करी। तो बोले कोई बात नहीं, आप बैठिए। उन्होंने उसको कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई। बोले देखें उसका दूसरा पीस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, यहाँ रास्ते में एक टेलर है, इसको हम प्रॉपर तरीके से जैसा था वैसा इसको करा देंगे। तो उनका मूड वहाँ पर चेंज हो गया। वहाँ पर उनका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। और उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं जाते हुए करा लूँगा। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजर, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ वर्कर। ऐसा नहीं है, वर्कर में भी वो क्वालिटी हो सकती है, लेकिन वो उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसको कोई मतलब नहीं, उसको अपनी सैलरी से मतलब है, उसको कस्टमर बिल्डिंग से मतलब है। क्लियर? तो हम किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, हम किस तरीके से अपनी बात को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, जिसमें हम दैट इंक्लूड द बॉडी लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद में कम्युनिकेशन और भी हो सकता है, दैट इज आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में क्या होगा? ईमेल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, यस, वो हो गया। फिर आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है? आप देख के समझ जाते हैं, खोपड़ी बनी और 2 हड्डी ऐसी बनी, इसका मतलब डेंजर, वहां नहीं जाओ। लेकिन इंसान ही एक ऐसा है जो डेंजर को भी चैलेंज करता है ना।
नहीं, वहां डेंजर है भी तो खोल के दिखेगा डेंजर है क्या, भले उसके बाद खुद डेंजर हो जाए है ना, उसके बाद डेंजर नहीं, वो एंडेंजर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडेंजर्ड। क्या होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज? जो विलुप्ति की कगार में है ना, जो विलुप्ति की कगार में, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड। तो खोपड़ी बनी है और दो हाथ ऐसे, इसका मतलब वहां नहीं जाना है। इसका मतलब क्या? वहां पर। लेकिन इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति जहां डेंजर भी लिखा है वहां जाके और ओपन करेगा और देखेगा, तो क्या होगा? वो एंडेंजर्ड बन जाएगा। तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल याद रहेगा। तो आपसे कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाता है तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एग्जांपल्स क्या है, और टाइप्स भी बता दो। और टाइप्स अलग से पूछा जाता है तो बताना ही है, टाइप अलग से भी पूछा जाता है तो हमको क्या करना है? बताना ही है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की प्रोसेस क्या होगी? तो इसमें 7 से 8 पॉइंट्स आपको बताने हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जब होगा तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को कंप्लीट करने के लिए एक सेंडर की रिक्वायर्ड है। सबसे पहला क्या? सेंडर। सेंडर क्या है? सोर्स या पर्सन। फिर इसको इन पॉइंट्स को डिफाइन भी करना है। तो सेंडर क्या है? सेंडर आपका जो है पर्सन, जो कि क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन का काम कर रहा है या जो कम्युनिकेट करेगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मैसेज। तो मैसेज में आपको क्या बताना? पहला पार्ट क्या होगा? सेंडर। जैसे मैं ही हूं तो मैं क्या हूं यहां पर? सेंडर। तो सेंडर को आज क्या बताना है? उसके दिमाग में क्या आएंगे? थॉट्स, आइडियाज, है ना, फीलिंग्स। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके मैसेजेस। कि मैसेज क्या है? जो सेंडर है उसके माइंड में आने वाले जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज हैं कि क्या डिलीवर करना है। What to deliver? This is the message. What to deliver? This is the message. Who is delivering? Sender. तो sender क्या है? Who. और ये क्या है? What. और फिर sender क्या करेगा? अब उसको कौन सी, मतलब उसको मैं कैसे बताऊंगा अब, मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा? तो वो कहलाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब मैं इसको आपको वर्बली बताने वाला हूं, वो एक तरीके से मीडियम हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एनकोड कैसे कर रहा हूं मैं उसको। एनकोडिंग मतलब वो आपके वर्ड्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकता है। क्लियर? एनकोड करना। अब मैं उसको एनकोड कर रहा हूं, उसको मैं रिटन में लिख रहा हूं या स्लाइड्स के माध्यम से दे रहा हूं, कैसे मैं प्रेजेंट करूंगा, दैट इज द एनकोडिंग। अब एनकोड करने के बाद में मैं क्या करूंगा? एनकोड करने के बाद में मैं उसको एक कौन सी माध्यम से, मीडियम से उसको डिलीवर करूंगा। मीडियम, या तो हम इसको बोलेंगे चैनल। ठीक, कौन से माध्यम से अब मैं उस अपनी बात को डिलीवर कर रहा हूं। तो पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या बोलना है, फिर मैंने उसकी एनकोडिंग करी, एनकोड किया, उसके बाद में मीडियम मैंने सेलेक्ट किया। इवन मैं टाइप भी करूंगा कोई चीज तो सेंडर हो गया। सेंडर क्या करेगा? सोचेगा कि क्या मैसेज भेजना है, वो एनकोड करेगा मैसेज, टाइप करेगा। ठीक, फिर मैं चैनल सेलेक्ट करूंगा। अब मान के चलो मैं अरबी लैंग्वेज में टाइप कर दूं और आपको भेजूं तो विल यू कंफर्टेबल? तो मैं मीडियम सेलेक्ट करूंगा ना, कि मीडियम क्या है, लैंग्वेज क्या है ना, सोर्स क्या है। मैं आप उसको वर्बली बताने वाला हूं, ठीक, वर्बल बताने वाला हूं कि नॉन वर्बल तरीके से बताने वाला हूं, या कौन से मीडियम का सहारा लेने वाला हूं। मैं ओरल बताने वाला हूं, कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से या कोई चैनल के माध्यम से। तो सिलेक्शन क्या है मेरा? ये किस में आ जाएगा आपका? मीडियम में। एनकोडिंग, सेंडर कन्वर्ट मैसेज इनटू वर्ड। मतलब इसमें क्या है आपका? हु एंड व्हाट, और ये कैसे। ठीक, और ये क्या है? मीडियम में आ जाएगा कैसे। ठीक, मीडियम आपका रिटन फॉर्म हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ठीक है ना, इंटरनेट हो सकता है। मीडियम क्या सिलेक्ट किया मैंने? अब मान के चलो ये टाइम कोविड का होता तो मीडियम क्या होता? जूम क्लासेस और गूगल पे, गूगल मीट अच्छा, पैसे दे देता, रहने दो क्लास। फिर अब यहां से क्या हो जाएगा? दूसरा रोल स्टार्ट हो जाएगा।
अब डिकोडिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगा? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ सेंट मैसेज टू द रिसीवर। जो रिसीवर है उसकी डिकोडिंग करेगा। जैसे आप लोगों को मैंने कोई चीज बोली तो आपके कानों के माध्यम से आवाज मेरी गई और आपका ब्रेन उसको डिकोड कर रहा है कि बोला क्या सर ने। क्लियर? तो डिकोडिंग परफॉर्म्ड बाय रिसीवर, इसमें लिख लेना डिकोडिंग परफॉर्म्ड बाय रिसीवर। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग मैसेज। और फाइनली आपका रिसीवर। फिर कौन आ जाएगा आपका? रिसीवर। तो रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज आफ्टर डिकोडिंग। डिकोडिंग करने के बाद में क्या होता है, वो समझ जाता है चीजों को और फिर वो क्या देगा लास्ट में? फीडबैक। तो आपको जब पूछा जाए कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्या है, तो कम्युनिकेशन प्रोसीजर में आपको क्या बताना? सेंडर्स हु सेंड्स द मैसेज। मैसेज जो सेंडर थॉट होते हैं, उसके आइडियाज होते हैं, वो क्या है? उसके मैसेज। फिर वो उसको कैसे एनकोड कर रहा है? वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू वो उसको एनकोड करता है। फिर उसके बाद में मीडियम क्या सिलेक्ट कर रहा है? वर्बल, टेलीफोन, इंटरनेट, ये हो गया। फिर क्या करेगा? ये रिसीवर के पास में जाएगा तो रिसीवर उसको डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद में रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। और फाइनली वो समझ जाएगा तो फिर क्या बोलेगा? फीडबैक देगा। जैसे आप लोगों को मैंने ये चीजें समझाई तो अब मुझे फीडबैक कहाँ मिला? आपने बोला हाँ समझ में आया। और दूसरा फीडबैक कहाँ मिलेगा? जब एग्जाम में लिखोगे कि हाँ वाकई में समझ में आया कि कुछ का कुछ लिख रहे हो। तो ध्यान रखना इसको। सबसे पहले क्या है आपका? सेंडर, फिर मैसेज, फिर आपका एनकोडिंग, फिर आपका मीडियम, फिर डिकोडिंग और फिर रिसीवर। ठीक? क्लियर? ठीक है ना? कुछ भी हम बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। एस मैम ठीक है ना? एस मैम डॉक्टर। जो एस मैम है वो क्या है? डॉक्टर है। तो एस से क्या? सोर्स या सेंडर। ठीक है ना? MEM एक से आपका मैसेज और एक से मीडियम और बीच में एनकोडिंग करेगा। फिर आपका डी से डिकोडिंग और रिसीवर। वैसे इतना कठिन है नहीं कि इसके लिए निमोनिक बनाना पड़े, लेकिन फिर भी हाँ ऐसे में याद रहेगा। फिर इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल का? हाँ चलो, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल का? इंपॉर्टेंस क्या है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट क्या है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हमको क्या बेनिफिट मिलता है? ठीक, तो पहली चीज क्या? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के क्या क्या बेनिफिट है या इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल का? आपकी क्या बनेगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और क्या लगता है आपको क्या होगा? बेटर कंट्रोल अच्छा होगा, बेटर होगा। तीसरा, बिल्ड रिलेशनशिप क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप। और आपकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ एडवांटेज या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल के। ठीक, और कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव है तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो ये सारे क्या हैं आपके बेनिफिट। उसके बाद में जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, दैट इज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। ठीक, बैरियर मतलब रुकावट, क्या क्या अवरोध आ रहे हैं एक अच्छा कम्युनिकेट करने में। आप अपने आप से बैठ के कभी पूछो कि आप में कम्युनिकेशन स्किल जब आप कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैं जब सोचता था कि मैं अपनी बात को रखता हूं तो मैं बहुत हेजिटेट होता था और शर्माता बहुत था कोई बात को बोलने में। अरे यार मैं ऐसा बोलूंगा तो इन लोग क्या सोच लेंगे यार अभी मैं नवरत्न तेल का ऐड करूंगा और बोलूंगा खपड़िया, तो इन लोग क्या बोलेंगे यार? बताओ, विशाल सर हैं और खपड़िया जैसा शब्द बोल रहे हैं। यस और नो? तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो मेरा कम्युनिकेशन बैरियर है वो एक क्या है, वो ये है कि मैं बहुत हेजिटेट हो रहा हूँ बिना मतलब के। हूँ कुछ नहीं अपने जीवन में, हूँ कुछ नहीं, लेकिन हेजिटेट तो ऐसा हो रहा हूँ जैसे प्रधानमंत्री हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यस, तो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ,
हेजिटेशन नहीं करना है। हेजिटेशन नहीं करने का मतलब ये नहीं कि बेशरम बन जाना है। हेजिटेशन करने का मतलब ये नहीं कि, है ना, एकदम बेशरमाई लाद लेना है। जब आपको मौका मिले स्टेज में आने का, जो आपको टास्क दिया जाए कि चलो कुछ सुनाओ, है ना, तो ऐसे में सुना दो। हमका सुना है तो मैं सुना दूं। कई लोग होते हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ तो सुना दो, कुछ, चलो कोई गाना सुना दो, नहीं आता, चलो नाच के दिखा दो, नहीं आता, चलो भैया एक काम करो, एक दो लाइन सुना दो। मतलब जो व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है उसको इतना ऑकवर्ड फील होने लगता है उसके बाद में कि क्या बताएं यार, जैसे मैं हिटलर हो गया और इसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया मैंने। ठीक, उसके बाद में चलो बैठ जाओ, और जाके टेबल में धम से। तो ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट लाइफ है, स्टेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। क्लियर? हाँ, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अभी स्टूडेंट लाइफ में। मस्त बात रखें अपनी, कम्युनिकेट करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला जो बैरियर है, एक तो वो आपका क्या है कि हेजिटेशन। क्या बैरियर है आपका? हेजिटेशन। तो हेजिटेशन जरूरी है क्या? हेजिटेशन आपको क्या बनाता है? इंट्रोवर्ट बनाता है। हाँ, हेजिटेशन में जी नहीं आता है, एस आता है। ठीक, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारा एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या लगता है आपको बैरियर? लैंग्वेज में दो तरीके की लैंग्वेज आ जाएगी। एक तो आपका वोकल लैंग्वेज, मान के चलो हम यहां से विजयवाड़ा चले जाएं, है ना, या चेन्नई साइड चले जाएं, तो अब हमको बोला जाए कि जाओ स्टेज में से समथिंग, अब वहां पे सब बड़ा यस। तो इफ यू गो इवन टू द शॉप ऑफ द बुक स्टॉल जो रेलवे स्टेशन में लगाते हैं, इफ यू विल सर भैया कोई अच्छी मोटिवेशनल सी बुक है, व्हाट यू वांट, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और अदरवाइज कन्नड़। आई अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश और कन्नड़, नॉट हिंदी। यू बिलोंग्स टू हिंदी, गेट आउट फ्रॉम हियर। यस, वी वेंट विजयवाड़ा एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग, तो हमको थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। सर एनी मोटिवेशनल बुक? या वी हैव द मोटिवेशनल बुक। तो ऐसा लगता था, बताओ जरा, एक जो बुक स्टॉल लगा रहा है उसकी अंग्रेजी हमसे अच्छी है। यस, द पर्सन हु इज ड्राइविंग द रिक्शा, है ना, उससे बोला वी वांट टू गो देयर, इफ यू विल हैविंग द चेंज देन आई विल गो, अदरवाइज आई विल नॉट गो। हम बोले क्या भैया? उनका थोड़ा सा वो भी होता ना, लैंग्वेज का एक फ्लुएंसी होती है। इफ यू विल हैविंग द चेंज देन आई विल गो, अदरवाइज पता नहीं अलग करते रहते वो अपने लैंग्वेज में। तो वोकल वहाँ का होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज। और दूसरा क्या होता है आपका? बॉडी लैंग्वेज है। तो ये भी बैरियर होता है। हम कभी स्टेज में आए नहीं, हमने कभी एक्टिंग करी नहीं, तो फिर हम ऐसा स्पीच देंगे, हेलो एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। Communication skill is very important in our life. If we will not have the communication skill, we will die soon. तो बॉडी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट है ना। कुछ स्टेजेस होते हैं जहां पर आपको सीधे खड़े होकर बोलना होता है, कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ मूवमेंट करके बोलना होता है। फिर उसके बाद में एक और बैरियर होता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या हो जाता, कई जगहों के कल्चर अलग होते हैं, जैसे हमने बात करी, है ना, कुछ अलग एरिया है तो वहाँ का कल्चर अलग है, चीज़ों को समझने का थॉट प्रोसेस अलग है, वहाँ की हमारी थॉट प्रोसेस अलग है। तो ये भी एक अलग, ये थॉट पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, रुकावट क्या हो सकती है। कल्चर है, फिर वो कल्चर कैसे है। इफ द स्पीकर इज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड ऑडियंस इज फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, ठीक, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इफ यू आर नॉट हैविंग द गुड कमांड ऑन लैंग्वेज, यदि लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक,
और हेजिटेशन है तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके बाद में फिजिकल बैरियर भी होता है। फिजिकल बैरियर में क्या है? फिजिकल बैरियर में ये है कि नॉइज बहुत हो रहा है। ठीक, हमने जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया वहां पे लोग वो कर रहे हैं, थोड़े से पीटा पार्टी कर रहे हैं, खट फट खट, तो मैंने कोई बात बोली और आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। या तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मैं भारत से बोल रहा हूँ, आप लोग श्रीलंका में जाके बैठे हो तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल बैरियर का काम करता है ना। यसी को समझ में ही नहीं आ रहा, क्यों यसी, क्या हो गया? आर यू ओके? भारत में आ जाओ आप। कहाँ श्रीलंका में बैठी हो आप? वहां पे मंदी का दौर चल रहा है। ठीक, तो फिजिकल बैरियर भी एक बैरियर है। उसके बाद में जेंडर बैरियर। जेंडर का बैरियर, जेंडर बैरियर का मतलब ऐसा नहीं, जेंडर बैरियर मतलब कई लड़के ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो इफ यू विल गेट द जॉब एंड द बॉस इज लेडी। नहीं यार, लेडी बॉस है, हम कैसे बात करें उससे यस, कई बार कुछ बात रखना होता है, स्पेशली रूरल एरिया में ऐसा होता है। इफ द लेडी इज देयर एज अ बॉस और कुछ तरीके का रिसेप्शनिस्ट है, तो दे विल हेजिटेट टू टॉक, हेलो मैडम तो ये भी होता है बैरियर, है ना। या गर्ल्स हैं तो दे विल हेजिटेट टू टॉक विद द बॉयज। ये चीजें होती, यस और नो? नहीं, हम बात नहीं करते तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जेंडर, इवन इट वाज विथ मी, मेरे साथ में भी ये बहुत था कि नहीं आई वाज, बिकॉज कोएड से जो पढ़ते हैं तो दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, दे टॉक विद द बॉयज एंड गर्ल्स इज अ सिमिलर मैनर। लेकिन जो बॉयज स्कूल में ही बचपन से पढ़े आए हैं, ठीक है ना, दे नेवर टॉक विद द गर्ल्स, सो दे बिकम वेरी हेजिटेट, यस, टू टॉक विद द गर्ल्स। तो ये होता है। तो मैंने सोचा, मान के चलो मेरे में ही अंदर भी हेजिटेशन था, मान के चलो इफ आई गो टू द कंपनी, इफ माय बॉस विल बी लेडी, देन हाउ विल आई कम्युनिकेट, हाउ विल आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं अपनी बात को कैसे रखूंगा। तो ये चीजें होना चाहिए, ये चीजें होती हैं। जेंडर का जो वो क्या होता है, बैरियर। हाँ, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते रहें, कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको। तो जेंडर एक बैरियर है। फिर एक होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब मूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर की कैटेगरी में आएगा, मूड। अब इसी में एक और बैरियर आ जाएगा, इमोशनल बैरियर। कौन सा? हाँ, बस 2 मिनट। एक और बैरियर आ जाएगा लास्ट, इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मतलब एक व्यक्ति है, उससे जरा सा पब्लिक ने कुछ पूछ लिया तो आग बबूला हो गए। यस, कैसे पूछ लिया तुमने ये क्वेश्चन, यस, तो वो भड़क हो उठते हैं, तो वो फिर कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ बात आ गई, बड़े इमोशनल हो गए, आंसू की धारा लग गई, तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इमोशनल बैरियर में आता है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक, पता चले अपना एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी ने बोल दिया नहीं देना एग्जाम, लियो ऐसा हुआ है, ठीक है ना। फिर हम गए उस बच्चे को बोलने, बेटा दे दो एग्जाम, नहीं देना सर, एक तो हम 60,000 रुपया दे रहे हैं, ऊपर से हमसे कोई अच्छे से बात नहीं करी आपके सीनियर बैच की एक एग्जाम्पल है। फिर बैक के दे रहे हैं, आके बैक का पेपर दे रहे हैं, उस टाइम पे डिस्टर्ब हो गए इमोशनली और पेपर ही नहीं दिया। तो कई लोग होते हैं इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। इमोशनली जो होता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशनल इंटेलिजेंसी आजकल क्लासेस लगती हैं। मोदी जी इज एक्सपर्ट इन इमोशनल इंटेलिजेंसी, ही इज कनेक्टिंग ऑल द इमोशंस ऑफ द ऑल द पीपल। ठीक, तो जरा सी बात में नहीं बात करना, लियो, नहीं खाना खाना, वहां तक तो ठीक था, जी नहीं है, लियो ऐसा नहीं होना चाहिए। बी इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेनेवर यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग, सो कंट्रोल योर इमोशंस, है ना। साइकोलॉजिकल बैरियर मूड है, तो आप अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो मूड आपका हमेशा अच्छा रहेगा। फिर आपका जेंडर बैरियर, तो ये यदि आप में है तो उसको दूर करें, या कई लोगों में होता है ऐसा। फिजिक मतलब जैसे कि मान के चलो देयर इज अ गर्ल्स एंड बॉयज सभी बैठे हैं और किसी को स्टेज में जाकर बोलना है, अरे अब हम कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो दिस हैपेंस। या किसी टॉपिक को डिलीवर करना है तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। फिर कल्चरल बैरियर, तो ये तो कॉमन है, कल्चरल बैरियर आपको
वहाँ पर फिर लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर एंड हेजिटेशंस, तो दीज आर द बैरियर्स। तो क्लियर, इतनी चीज़ें अच्छे से नोट्स बना लेना कॉपी में, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। थैंक यू वेरी मच।